डिस्क्लेमर, हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टोरीज पर आपका स्वागत है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से मेल नहीं खाते। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या प्रथा से समानता प्रतीत होती है तो ये पूरी तरह संयोग है। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में ही देखें। हमारी कहानी किसी भी व्यक्ति की परंपरा, प्रथाओं का अपमान नहीं करती है। ये केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 31, लड़की है या बवाल। अर्पिता और करण इस वक्त दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हुए थे। राजवीर पृथ्वी को धमकी दे हवेली से वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल गया था। अब आगे अर्पिता इस वक्त अपने सिर पर हाथ रख कार में बैठे हुई थी। वही करण बार बार अपनी कार का हॉर्न बजाकर ट्रैफिक जाम से बाहर निकलने की कोशिश में लगा था। तभी करण के फोन पर राजवीर का फोन आया और उसने अर्पिता को उसके घर ड्रॉप करने के लिए बोला। करण ने हाँ में जवाब देकर अपनी कार को स्टार्ट कर हाईवे से वापस ले गया। अर्पिता ने जब करण को वापस दिल्ली की तरफ जाते हुए देखा तो वो उससे बोली, करण हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें तो राजवीर भाई के पीछे जाना था। करण ने एक नजर अर्पिता के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर आगे रास्ते की तरफ देखते हुए उससे बोला, अर्पिता मैं तुम्हें राजवीर के घर लेके जा रहा हूँ। प्रिशा का पता चल चुका है, उसे भी राजवीर थोड़ी देर में भी ले आएगा। तभी अर्पिता के ख्याल में आया और वो घबराते हुए बोली, और घर में क्या बोलेंगे? करण ने अर्पिता को शांत करवाते हुए बोला, डोंट वरी, राजवीर ने आंटी को तुम्हारे और प्रिशा के उसके घर रुकने का बोल दिया है। वो अंकल को समझा देगी। एंड डोंट वरी, आंटी को प्रिशा की किडनैपिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। करण की बात सुन अर्पिता ने एक चैन की सांस ली और करण से बोली, थैंक गॉड राजवीर भाई ने सब संभाल लिया। लेकिन तभी अर्पिता के फोन पर किसी की कॉल आने लगी। अर्पिता ने जब फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो ये यश था जो अर्पिता को कॉल कर रहा था। लेकिन अर्पिता ने यश की कॉल को इग्नोर कर अपना फोन साइलेंट कर दिया और एक बार फिर से उसके दिमाग में यश और मयूरी की वीडियो घूमने लगी और उसने अपने सिर बैक सीट पर टिकाकर बैठ गई। वही करण ने भी अर्पिता को यश का कॉल इग्नोर करते देख लिया था और वो अपने मन ही मन बोला, अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा यश। अर्पिता को अब मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से अनाज के गोदाम में एक कमरे में 4 से 5 आदमी नीचे फर्श पर पड़े दर्द के मारे कराह रहे थे। एक लड़की इस वक्त एक्शन मोड में खड़ी उन सब पर अपने लात घुसे बरसा रही थी। तभी उस गोदाम के बाहर किसी की कार रुकने की आवाज आई और एक लंबी और हटी कटी शख्सियत का मालिक उस गोदाम के अंदर आया और अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से आगे बढ़ उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिशा थी। जो शख्स अभी गोदाम में आया था वो कोई और नहीं पृथ्वी ही था। पृथ्वी ने जैसे ही प्रिशा को अपनी ओर खींचा तो प्रिशा के हाथ का बना हुआ पंच सीधा उसके मुंह पर जाकर लगा, जिससे पृथ्वी प्रिशा से थोड़ा दूर हो गया। तभी पृथ्वी ने अपने मुंह पर हाथ रख प्रिशा की ओर देखा और उसे देखता ही रह गया। खुले बाल, गुस्से से लाल आंखें, उसका लहराता दुपट्टा और उसका सुंदर सा चेहरा पृथ्वी को अपने सामने खड़ी लड़की ब्यूटी विद डेंजर का कॉम्बिनेशन लग रही थे। उसने प्रिशा की तरफ देखकर बोला, मैडम मैं तो आपको बचाने आया हूँ और आप मुझे ही मार रही है। मैं तो आपको बचाने आया हूँ। ये सुन प्रिशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पृथ्वी की तरफ देखकर बोली, सॉरी सॉरी, मुझे लगा आप ही इन्हीं के जैसे कोई गुंडे हो। इधर पृथ्वी के आदमी जमीन पर पड़े उसे हैरानी से देख रहे थे। पृथ्वी ने एक सरसरी नजर अपने आदमियों की तरफ देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। प्रिशा ने पृथ्वी की ओर देखकर बोला, वैसे आप कौन और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आपको यहाँ किसने भेजा? प्रिशा के सवाल सुन पृथ्वी चुप हो गया और अगले ही पल कुछ सोचते हुए बोला, वो मुझे आपके भाई राजवीर का फोन आया था। मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ, पृथ्वी सिंह राठौर। राजवीर ने ही मुझे आपकी लोकेशन का पता करके बताया और मुझे आपको लेकर आने के लिए बोला। उसकी बात सुन प्रिशा बोली, ओह अच्छा ऐसा है, थैंक यू। मुझे लगा कि आप ही किडनैपर है। वैसे हाय, आई एम प्रिशा। पृथ्वी ने प्रिशा को देखकर एक स्माइल पास की और उसे आगे चलने का इशारा कर वो उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन तभी प्रिशा ने एक नजर फर्श पर गिरे उन आदमियों पर दी और अपनी उंगली दिखाकर उन्हें बोली, एक बार मुझे पता चल जाए कि किसके कहने पर तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था तो मैं तुम्हारे उस बॉस को छोड़ूंगी नहीं। और वहां से चली गई। पृथ्वी ने प्रिशा को देखा और अपने मन ही मन बोला, ये लड़की है या बवाल। उसने अपनी कार का डोर ओपन कर प्रिशा को अपनी कार में बैठाया और खुद कार ड्राइव करते हुए वो वहां से राजवीर के घर की तरफ निकल गया। करण और अर्पिता इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर के बाहर बने एक विला में थे। ये विला राजवीर का था। अर्पिता के आते ही एक 40 से 50 साल के आदमी ने उसे देख एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, अर्पिता बेटी कैसी हो आप? इतने दिनों बाद तुम्हें देखा। ये आदमी राजवीर के घर का केयरटेकर और कुक था।
अर्पिता ने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ अर्पिता बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अर्पिता कई बार राजवीर से मिलने उसके विला आती रहत थी, इसलिए राजवीर के घर के नौकर उसे अच्छे से पहचानते थे। अर्पिता सोफे पर जाकर बैठ गई कि एक बार फिर से उसके फोन पर यश का कॉल आया। अर्पिता ने अपना फोन अपने हाथ में लेकर स्विच ऑफ कर दिया और बोली, बस यश अब नहीं, अब की बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, ना ही आपको माफ करूंगी। आपने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। तभी करण भी विला के अंदर आते हुए अर्पिता के साथ आकर बैठ गया। हैश हैश हैश, क्या करेगा यश जब उसे पता लगेगा मयूरी की हरकत के बारे में? क्या अर्पिता यश को माफ कर पाएगी? एपिसोड 32, मेरी बहन से दूर रहो। करण और अर्पिता हॉल में लगे सोफे पर बैठे हुए थे। तभी विला के बाहर किसी के कार रोकने की आवाज आई। उन दोनों ने जब बाहर गेट की तरफ देखा तो सामने से प्रशा भागते हुए घर के अंदर आ रही थी और उसके पीछे ही पृथ्वी। अर्पिता अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और प्रशा भागकर उसके गले से लग गई। प्रशा को अपने सामने देख अर्पिता की जान में जान आ गई और वो बेहद ही फिक्र भरी आवाज में बोली, प्रशा तू ठीक तो है ना? तुझे किसी ने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? प्रशा ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, अर्पी मुझे भला कौन चोट पहुंचा सकता है? मैं तो उन सब गुंडों की जम की धुलाई करके आ रही हूँ। वो तो उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया, वरना तो मैं उन्हें रोड पर ही अच्छे से सबक सिखा देती। तभी पृथ्वी जो अंदर घर की तरफ ही आ रहा था, उसकी नजर अर्पिता पर पड़ी। उसने उसके कपड़ों को देखा तो वो सब समझ गया कि क्यों उसके आदमी अर्पिता की जगह प्रशा को उठा ले गए थे, क्योंकि उन दोनों ने एक ही कलर और एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। तभी अर्पिता की नजर पृथ्वी पर पड़ी। पृथ्वी ने जब अर्पिता को उसे देखते हुए देखा तो वो अपने हाथ जोड़ अर्पिता से बोला, नमस्ते भाभी सा। करण और प्रशा पृथ्वी को अर्पिता को भाभी सा बोलते हुए हैरानी से देखने लगे। अर्पिता पृथ्वी को पहचान गई थी कि पृथ्वी को उसने कुलदेवी मंदिर में देखा था और आंचल ने बस उसे इतना ही बताया था कि वो सब भी उनके ही परिवार का हिस्सा है। अर्पिता ने पृथ्वी की तरफ देखकर उसे नमस्ते बोला तो प्रशा पृथ्वी से बोल पड़ी, आप अर्पिता की कैसे जानते हैं? अर्पिता आपकी भाभी कैसे हुई? ऐसे ही सवाल अर्पिता के मन में भी थे। उसने प्रशा की तरफ देखकर बोला, प्रशा ये यश के भाई है, लेकिन तुम इनके साथ कैसे? इस पर पृथ्वी ने अर्पिता की तरफ देखकर बोला, वो भाभी समय और राजवीर बिजनेस पार्टनर है। राजवीर ने ही मुझे प्रशा की लोकेशन भेज इन्हें यहाँ लाने के लिए बोला था। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप राजवीर की बहन है। अर्पिता ने सारी बात को समझते हुए पृथ्वी से बोला, अच्छा थैंक यू जो अपने प्रशा को बचा लिया और आप इसे यहाँ ले आए। पृथ्वी अपने मन ही मन बोला, थैंक यू गया भाड़ में। अगर मेरे आदमियों से गलती नहीं हुई होती तो इस वक्त आप मेरी कैद में होती और वो यश मेरी मुट्ठी में। पृथ्वी को अपने ही ख्यालों में गुम देखते हुए प्रशा ने उसके आंखों के सामने अपना हाथ फेरते हुए बोला, हेलो मिस्टर पृथ्वी, कहाँ खो गए आप? इस पर पृथ्वी अपने सेंस में आते हुए बोला, जी ओह कुछ नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। अर्पिता उसे रोकती कि उससे पहले ही पृथ्वी वहां से निकल गया था। करण काफी देर से पृथ्वी की हर हरकत को नोट कर रहा था और वो समझ गया था कि इस आदमी की जुबान इसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही है। तभी करण को उसके चाचा का कॉल आया जो उसे किसी मीटिंग के लिए जयपुर बुला रहे थे जो शाम में होनी थी। करण ने एक नजर अर्पिता की तरफ देखा और उसे अपना और प्रशा का ध्यान रखने का बोल वहां से निकल गया। अब उस विला में सिर्फ अर्पिता और प्रशा ही थी। अर्पिता ने प्रशा को रेस्ट करने के लिए बोला और किचन की तरफ रात के डिनर के लिए कुछ बनाने चली गई। प्रशा अर्पिता की हालत अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए उसने अभी उससे कोई भी बात करना जरूरी नहीं समझा और उसके कहने पर वो रूम में रेस्ट करने चली गई। अर्पिता ने काका से बोलकर रात में खाने के लिए राजमा चावल, रोटी, पनीर की सब्जी और रायता बनवा लिया था। अब वो भी विला में अपने रूम की तरफ रेस्ट करने जा रही थी। अक्सर वो जब राजवीर से मिलने आती थी तो उसी रूम में रुकती थी। दरअसल विला का ये रूम हमेशा से अर्पिता के लिए ही खाली रहता था। अर्पिता अपने हाथ में चाय का कप पकड़े अपने रूम की तरफ ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंची तो वो अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई, क्योंकि उसके सामने सोफे पर एक शख्स बैठे हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। अर्पिता की नजर जब अपने सामने बैठे हुए शख्स पर गई तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप उसके हाथ से छूट गया और सारी चाय कप टूटने के साथ फर्श पर गिर गई। कप टूटने की आवाज सुन किचन में काम कर रहे काका भागकर बाहर हॉल में आ गए और अर्पिता की तरफ देखकर बोले, अर्पिता बेटा क्या हुआ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? लेकिन अर्पिता का ध्यान तो सिर्फ अपने सामने बैठे शख्स पर ही था। काका ने भी जब हाल में अपने और अर्पिता के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा तो उन्होंने उसकी तरफ देखकर बोल, जी सर आपको किससे मिलना है? तभी अर्पिता ने अपनी नजरें नीचे किए हुए बोला, काका ये मेरे पति है, आप जाए। काका ने अर्पिता की बात सुन ठीक है बोला और किचन की तरफ चले गए।
अर्पिता के सामने बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं यश ही था, जो अर्पिता के उसकी कॉल्स का जवाब ना देने की वजह से इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो सोफे पर से उठा और अर्पिता की तरफ आने लगा। वी अर्पिता अपनी नजरें नीचे किए हुए चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ी थी। यश ने जैसे ही आगे बढ़ अर्पिता का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी राजवीर ने बीच में आकर अर्पिता को उससे दूर कर अपने पीछे कर लिया और अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, दूर रहो अर्पिता से। यश ने एक गुस्से भरी निगाह राजवीर पर डाली और उसके पीछे छुपी अर्पिता को देख अपने दांत चबाते हुए वो राजवीर से बोला, अर्पिता मेरी बीवी है, अगर भगवान भी आकार मुझे अर्पिता से दूर होने का बोले तो मैं तब भी अर्पिता से दूर नहीं हूँगा साले साहब, इसलिए मेरे और मेरी बीवी के बीच में मत आयो। और एक बार फिर उसने अपना हाथ अर्पिता की तरफ बढ़ा दिया। तभी राजवीर ने एक झटके में यश को उसकी कॉलर से पकड़ लिया और बोला, अपने गंदे हाथों को मेरी बहन से दूर रख, खबरदार जो उसे छूने की भी कोशिश करी तो। इधर यश को भी अब राजवीर पर गुस्सा आ गया था। उसने एक झटके में अपनी कॉलर पर से राजवीर के हाथों को झटक दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ राजवीर को मारने के लिए उठाया कि अर्पिता राजवीर के आगे आकर खड़ी हो गई और रोते हुए यश की तरफ देखने लगी। अर्पिता को अपने सामने खड़े देख यश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अर्पिता राजवीर की तरफ देखकर बोली, भाई मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। अर्पिता का रोता हुआ चेहरा देख राजवीर उससे आगे से कुछ भी नहीं बोल पाया और अर्पिता अपने रूम की तरफ चली गई। यश भी अर्पिता के पीछे उसके रूम के अंदर चला गया। रूम में आकर यश ने डोर को लॉक कर दिया और आगे बढ़ अर्पिता को अपनी तरफ खींचकर उसके माथे से अपना माथा लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अर्पिता ने भी यश को उसकी शर्ट के कॉलर से कसकर पकड़ लिया। यश ने अगले ही पल अर्पिता के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। इधर अर्पिता भी खुद को यश की बाहों में पिघलता हुआ सा महसूस कर रही थी और उसकी आंखें बंद होने लगी। लेकिन अगले ही पल उसके जेहन में मयूरी और यश का वीडियो आ गया और एक जोर का धक्का यश को देते हुए वो उससे अलग हो गई। यश अर्पिता की तरफ देखते हुए अपने होंठों पर लगी उसकी रेड लिपस्टिक को बड़े प्यार से साफ कर रहा था। हैश हैश हैश, अब क्या फैसला लेगी अर्पिता? क्या यश बता पाएगा वीडियो के पीछे की असली कहानी? जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद है। एपिसोड 33 मयूरी की सच्चाई। अर्पिता ने एक जोरदार धक्का देकर खुद को यश की पकड़ से दूर किया और 2 कदम उससे दूर होकर बोली, बस कीजिए यश, अब बहुत हो गया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब आपका मन किया आप मेरे करीब आ जाए और जब आपका मन किया मेरी फीलिंग के साथ खेले। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। यश ने जैसे ही अर्पिता के मुंह से डाइवोर्स वर्ड सुना, उसका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर ही पहुंच गया। उसने आगे बढ़ अर्पिता को उसकी बाजू से पकड़ अपनी ओर खींच लिया और अपनी आग उगलती आंखों से अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने अर्पिता? हाँ, डाइवोर्स। तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये बात मैंने पहले भी तुम्हें कही है और आज एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इस जन्म में तो तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो सकती। आगे से ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो और कभी गलती से भी ये बात तुम्हारे मुंह से न निकले जो तुमने अभी बोली, वरना मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे मुझसे गुस्सा होने की, तो अपनी आंखें खोल सही से इसे देखो। ऐसा बोल यश ने एक वीडियो प्ले कर अर्पिता के सामने अपना फोन कर दिया। अर्पिता ने जब यश के फोन पर प्ले हो रहे वीडियो की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए बोला, ये सब क्या है? उस वीडियो में इस वक्त मयूरी ही थी और उसके साथ जो लड़का इंटीमेट हो रहा था वो बैक साइड से तो पूरा यश की तरह ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पूरा फेस वीडियो में रिवील हुआ तो वो असल में कोई और ही आदमी था, जो दूर से देखने पर यश का ही बॉडी डबल लग रहा था। अर्पिता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मयूरी ने काफी चालाकी से उस वीडियो का यूज किया था और अर्पिता को सिर्फ वो ही साइड दिखाई थी जिस साइड से वो आदमी हुबहू यश की कॉपी ही लग रहा था। अर्पिता अपने साथ हुए इस धोखे से एकदम सदमे में ही आ गई थी। उसके चेहरे की हवाएं ही उड़ गई थी। यश ने अर्पिता के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, अर्पिता तुम्हें बस इतना ही विश्वास है मेरे प्यार पर? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देख भी सकता हूँ? तुम एक बार मुझसे बात तो करती। अर्पिता ने अपने हाथों की पकड़ यश की पीठ पर कस ली और अपना मुंह उसके सीने में छुपाते हुए बोली, यश उस वीडियो में मयूरी के साथ मुझे आप ही लगे थे। उसके बाद तो मैं कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं रही। यश ने एक लंबी सांस ली और उसके माथे को चूम कर उससे बोला, अर्पिता तुम एक बार तो मुझसे बात कर लेती। मेरे बहुत से दुश्मन हैं अर्पिता, और मैं नहीं चाहता कि किसी की दुश्मनी की आग हमारे बीच में आए। अर्पिता ने यश की ओर देखा और बोली, लेकिन मयूरी क्यों आपके पीछे पड़ी है?
ऐसा क्या हुआ था? यश ने अर्पिता को अपनी गोद में बैठा खुद सोफे पर बैठ गया और उसके सीने में अपना सिर रखते हुए बोला, मयूरी से मैं आज से 2 साल पहले मिला था। फ्लैशबैक। एक सुनसान जंगल में एक हवेली में काफी जोर शोर से पार्टी चल रही थी। यश और उसकी टीम को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस पार्टी में कोई बड़ा आतंकवादी भी आने वाला है। इसलिए यश और उसकी टीम अपना हुलिया बदल कर उस पार्टी में एक वेटर के तौर पर शामिल हुए थे। बड़े से हाल में गाना बज रहा था जो इस तरह था, सुन सुन वे सोने लखा, ए दिल करता लग तारीफ, मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। वही हाल के बीचों बीच में एक लड़की अपने मुंह को घुघन से ढककर अपनी कमर हिलाए जा रही थी। वी यश और उसकी टीम के सभी सदस्यों की निगाहें इस वक्त उस आतंकवादी को ही ढूंढ रही थी। तभी यश की टीम के एक मेंबर की नजर उस आतंकवादी पर पड़ी और उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ के थ्रू सभी को अलर्ट कर दिया। इस वक्त वहां खड़ा हर कोई आदमी नशे में झूम रहा था और वो लड़की डांस करते हुए सबकी तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस आतंकवादी के पास आई तो उसने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा वो उसे अपने साथ एक रूम में ले गया। वी यश ने सबको मैसेज देते हुए रेडी रहने का बोला और अपने हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लासेस से भरी ट्रे को टेबल पर रख छुपते छुपाते हुए उस रूम की तरफ चला गया। म्यूजिक बहुत लाउड था, इसलिए यश ने जब एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को खोला तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। यश जब रूम के अंदर गया तो उस आदमी ने उस लड़की को बुरी तरह से दबोच रखा था और लगातार उसे चूमे जा रहा था। वो लड़की उससे खुद को छुटाने की लगातार कोशिश कर रही थी। यश ने एक जोरदार लात उस आदमी की पीठ पर मारी तो वो आदमी नीचे फर्श पर गिर गया और वो लड़की जल्दी से बिस्तर पर से उठकर यश के पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी यश की टीम के बाकी साथी भी उस रूम में आ गए और उस आतंकवादी के मुंह और हाथ बांधकर उसे उस कमरे से निकाल हवेली की पिछली तरफ से वहां से ले गए। यश ने भी उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से ले गया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मयूरी ही थी। दरअसल मयूरी टीम का ही हिस्सा थी जो उनके स्टिंग ऑपरेशन में उनका साथ देती थी। लेकिन आज ये पहली बार था कि वो यश से मिली थी और यश उससे। मयूरी यश के ही टीम के एक मेंबर कुणाल के साथ टच में रहकर उनकी मदद करती थी। मयूरी पहली बार में ही यश को अपना दिल दे बैठी थी। धीरे धीरे यश के स्टिंग ऑपरेशन बढ़ने लगे और मयूरी और यश की मुलाकातें भी। लेकिन जब मयूरी ने यश से अपने प्यार का इजहार किया तो यश ने उसे साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। लेकिन मयूरी यश का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो हमेशा यश के इर्द गिर्द रहने का मौका ढूंढती रहती थी। फ्लैशबैक एंड। यश ने अर्पिता के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मयूरी इस हद तक भी जा सकती है। अर्पिता बस एक बात तुम आज अपने दिल में बैठा लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम खुद भी चाहो ना तब भी तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। ###। आगे क्या हुआ जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू। एपिसोड 34। वादा करो नहीं छोड़ोगी मेरा साथ। यश अर्पिता को अपनी बाहों में लिए हुए सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। यश ने अपनी गर्म सांसों को अर्पिता के कान में छोड़ते हुए बोला, अर्पिता आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी दीवानगी की हद क्या है वो तुम्हारी सोच से भी परे है। अर्पिता के कानों में पड़ रही यश की गर्म सांसें उसके रोम रोम में सिरहन पैदा कर रही थी। अर्पिता ने अपने हाथों की पकड़ यश के कंधों पर मजबूत करते हुए बोला, यश हम अभी अपने घर नहीं है, प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। लेकिन अर्पिता के बदन की खुशबू यश को बेकाबू कर रही थी। उसने अपने होंठ अर्पिता के सीने पर रख दिए और उसके सीने से होते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा। अर्पिता की सांसें भी अब तेज तेज चलने लगी थी। वो बोली, यश ने आगे से कहा हम। यश बस कीजिए, छोड़िए मुझे। लेकिन यश उसकी सुन ही कहा रहा था। उसकी बॉडी अब हिट अप होने लगी, जिसे महसूस करते ही अर्पिता एक झटके से यश की गोद से उठकर भागकर वॉशरूम में चली गई। यश ने वॉशरूम की तरफ भागती हुई अर्पिता को देख बोला, अर्पिता ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मुझे यूं मत तड़पायो। ऐसा बोल यश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वो रूम से निकल बाहर हाल की तरफ आ गया। इधर राजवीर को करण की कॉल आई थी। करण ने राजवीर को बताते हुए बोला, हमारा प्लान फेल हो गया। यश को उस वीडियो का पूरा सच पता चल चुका है। मयूरी यश के कब्जे में है। हमने जितना सोचा था यश हमसे 2 कदम आगे ही निकला। करण की बात सुन राजवीर ने गुस्से से अपने बालों को पीछे किया और कॉल कट करते हुए अपना फोन फर्श पर पटक दिया। इधर हाल की तरफ आ रहे यश के शूट से राजवीर का फोन टकरा गया। यश ने झुककर राजवीर का फोन उठाया और बोला, अरे साले साहब, अगर आप ऐसे ही अपना फोन फर्श पर फेंक तोड़ते रहे तो कैसे काम चलेगा। वैसे कोशिश अच्छी थी आपकी। अगले ही पल यश के चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त हो गए और वो राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, क्या लगा जिसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है
वो कभी अपनी बीवी को यूं ही किसी के थरू बेवकूफ बनने देगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो। खैर, इसकी वजह तो मैं पता कर ही लूंगा। लेकिन कभी ये सोचा है कि जब अर्पिता को ये पता लगेगा कि उसका खुद का भाई ही उसकी शादी तुड़वाना चाहता है, तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन ये मेरी आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। आगे से कभी मेरे और मेरी अर्पिता के बीच आने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई रिश्ता है आपके साथ। यश और राजवीर दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उन्हें देखकर ये नहीं समझा जा सकता था कि वो दोनों इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। तभी उन दोनों के कानों में अर्पिता की पायल की आवाज पड़ी, जो रूम से निकल हाल की तरफ ही आ रही थी। उन दोनों ने ही सामने से आ रही अर्पिता की तरफ देखा और एक दूसरे से थोड़ा अलग हो गए। इधर अर्पिता आकर यश के बगल में खड़ी हो गई और राजवीर और यश की तरफ देखकर बोली, चलिए हम सब डिनर कर लेते हैं। यश ने अर्पिता को उसकी कमर से पकड़ लिया और राजवीर की तरफ देखकर बोला, आज नहीं, फिर कभी, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। अगर तुम बोलो तो हम नेक्स्ट वीक यहाँ आ जाएंगे। अर्पिता यश के युओं से उसके भाई के सामने पकड़ने से एम्ब्रेस फील कर रही थी। उसने अपने हाथ यश के हाथ पर रख उसे हटाने की कोशिश की तो यश ने और ज्यादा मजबूती से अर्पिता को उसकी कमर से पकड़ लिया। अर्पिता ने एक बेचारगी सी निगाह यश की तरफ दी, लेकिन यश ने उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई विंक कर दी। अर्पिता ने राजवीर को बाय बोला और अपना बैग ले वो यश के साथ राजवीर के विला से निकल गई। उनके जाते ही राजवीर गुस्से से तमतमाते हुए अपने रूम में चला गया। यश कार को ड्राइव कर रहा था। अर्पिता विंडो से आती हुई ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर बेहद आराम महसूस कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं अर्पिता को ये पता था कि यश गलत नहीं हो सकता। लेकिन वीडियो में जब उसने मयूरी के साथ यश के बॉडी डबल को देखा तो उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट चुका था। पर वीडियो का सच पता चलते ही उसके दिल में इस वक्त बेहद सुकून था। अर्पिता ने यश के कंधे पर अपना सिर रख उसकी बाह को मजबूती से पकड़ लिया। यश ने भी अपने एक हाथ से उसका हाथ थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। अंधेरा घना होता जा रहा था और यश बड़े ही ध्यान से कार को ड्राइव कर रहा था। अर्पिता भी दिन भर की थकान की वजह से यश के कंधे पर अपना सिर रख गहरी नींद में सो चुकी थी। थोड़ी ही देर में यश की कार उसके मिलिट्री बेस के बड़े से गेट के अंदर एंटर हुई और वहां से उसके बंगलों में। यश ने कार से उतर अर्पिता को बड़े ही आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे ले जाकर बेड पर सुला दिया। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे और घर में कोई नौकर नहीं था। यश किचन में गया और खाना गर्म कर प्लेट में डालकर अपने रूम में ले आया। उसने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और अर्पिता को उठाते हुए बोला, अर्पिता उठो, खाना खा लो, फिर सो जाना। अर्पिता ने नींद में करवट दूसरी तरफ बदलते हुए बोला, नहीं मेजर साहब, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। अर्पिता के मुंह से यश को मेजर साहब सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसने अर्पिता को एक झटके से उठा अपनी बाहों में भर लिया और अर्पिता को कसकर अपने गले से लगा लिया। यूं अचानक यश के गले लगाने से अर्पिता यश से लग होकर उसकी तरफ देखने लगी। यश की आंखें इस समय अंशुओं से तर हो गई थी, जिसे देख अर्पिता ने यश के चेहरे पर हाथ रख उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, यश क्या हुआ आपको? यश ने अर्पिता के हाथों को पकड़ उन्हें चूमते हुए बोला, अर्पिता प्रॉमिस मी, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अर्पिता ने अगले ही पल यश को कसकर पकड़ लिया और बोली, हाँ यश, मैं हर सिचुएशन में आपका साथ दूंगी, आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। हैश हैश हैश। क्या है ये अर्पिता और यश के प्यार की शुरुआत? और अब क्या करेगा राजवीर? जानेंगे अगली कड़ी में। एपिसोड 35 नालायक औलाद। रात अब गहराती जा रही थी और हर कोई अपनी गहरी नींद में सोए हुए अगली सुबह के इंतजार में था। किसी के लिए ये रात बेहद सुकून से भरी थी और किसी के लिए बेचैनी से। यश की बाहों में अर्पिता बेहद ही सुकून के साथ लेटी हुई थी। यश भी अर्पिता को अपने करीब पाकर काफी सुकून महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ नागेंद्र और पृथ्वी एक रूम में खड़े हुए कुछ बात कर रहे थे। नागेंद्र इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने पृथ्वी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहा, नालायक औलाद, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता तू। तुझे सिर्फ उस फौजी की बीवी को उठाना था, लेकिन नहीं, तू बेवकूफ उसकी जगह उसकी बहन को उठा लाया। अगर तूने यश की लुगाई को उठा लिया होता तो आज मेरे ट्रक और आदमी सब उसकी पकड़ से बाहर होते, लेकिन तेरी वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर गया। पृथ्वी ने अपने गाल को सहलाते हुए बोला, बापू सा, इसमें मेरी क्या गलती? अब उन दोनों बहनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। मेरे आदमियों से गलती हो गई। वैसे अच्छा ही हुआ कि हमने यश की बीवी को नहीं उठाया। अगर उसे इस बात की जरा सी भी भनक लगती कि इस काम में हमारा कोई हाथ है, तो वो हमें गोली पहले मारता और पूछता बाद में। पृथ्वी की बातें सुन नागेंद्र का गुस्सा अब उसके आपे से बाहर हो रहा था। उसने पृथ्वी पर चिल्लाते हुए बोला, अरे मर्द बन, तू उस यश से इतना क्यों डरता है?
अगर वो गोली चलाएगा तो तूने क्या हाथों में चूड़ियां पहनी है? क्या तुझे बंदूक चलानी नहीं आती? पृथ्वी ने एक नजर नागेंद्र की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर निकल गया। इधर नागेंद्र ने गुस्से से अपने सामने रखे टेबल पर एक लात मारी और बोला, अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना सब किया कराया बर्बाद हो जाएगा। और किसी को फोन लगा कुछ समझाने लगा। इधर पृथ्वी गुस्से में अपनी कार लेकर अपने घर से निकल गया। विप्रिशा को भी अर्पिता के यश के साथ चले जाने और वीडियो की सच्चाई का पता चल चुका था। वो भी अर्पिता की तरफ से अब रिलैक्स थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। इसलिए वो अपने कमरे से निकल विला की छत पर आ गई। रात में चलती ठंडी हवाएं इस समय उसे काफी सुकून दे रही थी। उसने इस वक्त ग्रे कलर का पजामा और व्हाइट कलर की शॉर्ट टी शर्ट पहने हुई थी, जिसमें उसके कर्व्स रिवील हो रहे थे और शॉर्ट टी शर्ट की वजह से उसकी नेवल दिखाई दे रही थी। वो चुपचाप छत पर बैठे हुए आसमान में अनगिनत तारों और चांद को देख रही थी। वी दूर खड़े एक शख्स की निगाहें कब से उस पर ही टिकी थी। प्रीशा इस बात से अनजान थी कि वो इस समय सिर्फ अकेली ही छत पर नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो काफी देर से उसे देखे जा रहा है। प्रीशा अपनी आंखें बंद कर ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर पड़ते हुए फील कर रही थी। तभी उसे ऐसे लगा जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से पीछे की तरफ पलटी तो अपने सामने पृथ्वी को खड़े देख वो हैरान हो गई और उससे बोली, मिस्टर राठौर, आप इस वक्त यहाँ? पृथ्वी ने एक नजर प्रीशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, हाँ वो मैं राजवीर से मिलने आया था, लेकिन वो घर पर नहीं है। लेकिन जब मुझे लगा कि छत पर कोई है तो मैं यहाँ आ गया। दरअसल पृथ्वी कई बार राजवीर के विला में आ जाता था और वही रहता था, या फिर यूं कहे कि अक्सर जब भी उसका मूड खराब होता तो वो राजवीर के पास आ जाता था। पिछले 2 सालों में राजवीर और पृथ्वी की दोस्ती बेहद गहरी हो गई थी। पृथ्वी राजवीर की बहुत रिस्पेक्ट करता था। दरअसल जब वो विला में आया तो उसे राजवीर नहीं मिला, लेकिन उसने प्रीशा को छत पर जाते हुए देख लिया था और कहीं ना कहीं प्रीशा की बेबाकी ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। इसलिए उसके कदम अपने आप ही प्रीशा की तरफ बढ़ गए। प्रीशा ने पृथ्वी की तरफ देखा और बोली, ओह अच्छा, वैसे इतनी रात को आपको राजवीर भाई से क्या काम पड़ गया जो आपने सुबह तक का भी वेट नहीं किया? पृथ्वी ने अपने मन ही मन बोला, कितना बोलती है ये लड़की, और एक लंबी सांस लेकर बोला, वो क्या है ना प्रीशा जी, बिजनेस में रात और सुबह नहीं देखी जाती। कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा, लेकिन राजवीर तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं अब चलता हूँ। प्रीशा ने बड़ी ही बेफिक्री से पृथ्वी को जवाब देते हुए बोला, ओके, और छत से जाने लगी। पृथ्वी ने एक नजर जाती हुई प्रीशा को देखा और बोला, यार लड़कियां मेरे लुक्स पर इतना मरती है कि बिना मेरे कोई मेहनत करे मेरे साथ सोने को तैयार रहती है, और ये लड़की मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है, क्या इसे मैं जरा भी अट्रैक्टिव नहीं लगा? पृथ्वी ने अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटका और प्रीशा के पीछे पीछे उसके साथ नीचे आने लगा। लेकिन जैसे ही प्रीशा छत से नीचे की तरफ आई तो वो अपनी जगह पर ही रुक गई, क्योंकि इस वक्त पूरे विला की लाइट्स बंद थी, एक डिम लाइट भी वहां ऑन नहीं थी। प्रीशा को नेक्टोफोबिया था, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वो अपनी जगह पर जैसे जम ही गई। तभी उसके पीछे से आ रहे पृथ्वी की टक्कर उससे हो गई और प्रीशा ने कसकर उसे गले लगा लिया और बोली, प्लीज प्लीज लाइट्स ऑन करवाएं, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पृथ्वी तो प्रीशा के यूं अचानक से उसे गले लगने से बिल्कुल ही शॉक था। प्रीशा पृथ्वी के गले से लगी हुई डर के मारे कांप रही थी, जिसे पृथ्वी भी महसूस कर पा रहा था। उसने प्रीशा की पीठ पर अपने हाथ रब करते हुए बोला, रिलैक्स में हूं ना, डरो मत। लेकिन प्रीशा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। पृथ्वी ने अपनी पेंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर प्रीशा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसके कमरे की तरफ ले गया। रूम का डोर ओपन कर पृथ्वी ने उसे बेड पर बैठा दिया, लेकिन प्रीशा ने उससे अलग होते ही उसकी शर्ट को उसकी बाजू से कसकर पकड़ लिया। पृथ्वी ने प्रीशा के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और बोला, प्रीशा आई सेड रिलैक्स, मैं हूं ना, और रूम की लाइट ऑन करने लगा। लेकिन मैन पावर प्लांट में कोई दिक्कत की वजह से पूरे विला का फ्यूज ही उड़ गया था, जिसकी वजह से पूरे विला की लाइट चली गई थी। पृथ्वी ने अपने मोबाइल से काका को कॉल कर पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह तक ही लाइट आ पाएगी। पृथ्वी ने उनसे प्रीशा के रूम में और पूरे विला में कैंडल्स लगाने के लिए बोल दिया। थोड़ी ही देर में प्रीशा के कमरे में 10 से 15 कैंडल्स जल रही थी। प्रीशा भी अब रिलैक्स होकर अपने बेड पर बैठे हुई थी और पृथ्वी ठीक उसके सामने सोफे पर। पृथ्वी ने कई बार राजवीर को कॉल लगाया, लेकिन राजवीर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पृथ्वी ने प्रीशा को बताते हुए बोला, मैं काफी देर से राजवीर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और लाइट भी सुबह तक ही आ पाएगी। प्रीशा ने पृथ्वी की ओर देखा और बोली, मिस्टर राठौर, क्या आज आप यहाँ रुक सकते हैं प्लीज? पृथ्वी तो खुद ही प्रीशा को छोड़कर जाने के मूड में नहीं था।
इसलिए उसने प्रिशा की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ, मैं आज यही रुक रहा हूँ, आप सो जाए। प्रिशा ने पृथ्वी को थैंक यू बोला और ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर सो गई। पृथ्वी उन कैंडल्स की जलती रोशनी में प्रिशा के खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। हैश 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 कहानी आगे क्या मोड़ लेगी जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू रिलीव्ड फेस एपिसोड 36 यू आर सो डम। पृथ्वी मोमबत्ती की जलती रोशनी में प्रिशा के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसमें खोए हुए ही वो भी सोफे पर बैठे हुए सो गया। प्रिशा ने अपनी आंखें खोल सामने सोफे पर सोए हुए पृथ्वी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद करी और सो गई। अगली सुबह पक्षियों की चहचहाट से अर्पिता की नींद खुली। अपनी आंखें खोल वो बेड से जैसे ही उठने को हुई कि यश ने उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ कर लिया। अर्पिता यश के खींचने की वजह से उसका सिर यश के सीने पर जा लगा। यश ने अगले ही पल अर्पिता को अपने नीचे दबा लिया और खुद उसके ऊपर आकर लेट गया। अर्पिता ने यश को खुद से दूर करते हुए बोला, यश ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए मेरे ऊपर से, आप कितने भारी हैं। यश ने अर्पिता के होंठों पर किस करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? इसे मॉर्निंग रोमांस बोलते ही बीबी जी। कल जो काम अधूरा रह गया था बस वो ही पूरा करने की सोच रहा हूँ। अर्पिता ने यश को खुद पर से हटाने की बहुत कोशिश करी लेकिन यश के भारी भरकम शरीर को वो हिला भी नहीं पा रही थी। अगले ही पल यश ने अपने हाथ अर्पिता के प्लाजो के अंदर चलाने शुरू कर दिए जिससे अर्पिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही यश ने अपने होंठों से उसके मुंह को बंद कर लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। धीरे धीरे यश की फिंगर्स अर्पिता के निचले हिस्से पर हरकत कर रही थी जिससे अर्पिता अपने होश खोने लगी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ यश के कंधे को मजबूती से पकड़े हुए थे। यश ने अगले ही पल अर्पिता के प्लाजो को निकालकर फर्श पर फेंक दिया और उसके सेंसिटिव एरिया को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। अर्पिता की आहें अब बढ़ती ही जा रही थी और उसके हाथ यश के हेयर बार कसने लगे थे। यश ने एक झटके में अपने सारे कपड़े उतार नीचे फर्श पर फेंक दिए और अर्पिता के शरीर में अपनी गर्मी उड़ेलने लगा। उसने अर्पिता के कान में बड़े ही धीरे से बोला, प्लीज मना मत करना, और अपनी गति और जायदा बड़ा बिल्कुल वाइल्ड होकर वो अर्पिता के साथ इंटीमेट होने लगा। ये आज पहली बार था कि अर्पिता को यश का उसके करीब आना सुकून दे रहा था। अर्पिता ने अपने होंठों को भींचते हुए अपनी सिसकियों को बाहर निकलने से रोक लिया क्योंकि सुबह का टाइम था और उसे पता था कि इस वक्त घर में काम कर रहे सर्वेंट आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद यश ने अर्पिता से दूर होते हुए उसके माथे को चूम लिया। अर्पिता का शरीर इस वक्त पूरी तरह पसीने से तरबतर था। यश एक बार फिर से उसे अपने करीब करना चाहता था लेकिन अर्पिता जल्दी से खुद को बेडशीट से कवर करते हुए उठी और बोली, यश बहुत हो गया, टाइम देख रहे हैं ना आप, अब कोई मनमानी नहीं, और भागकर वॉशरूम में चली गई। यश अर्पिता को जाते हुए देखकर बोला, अर्पिता, लेकिन अर्पिता उसके बोलने पर नहीं रुकी और वॉशरूम का डोर बंद कर नहाने लगी। तभी यश के फोन पर कुणाल का फोन आया। यश ने फोन रिसीव किया तो सामने से कुणाल की बात सुन यश ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, और जल्दी से अपने कपड़े पहन वो रूम से निकल गया। इधर राजवीर के विला में पृथ्वी सोफे पर सोए हुआ था और प्रिशा बेड पर। राजवीर भी विला में आ चुका था। उसे काका ने बता दिया था कि रात को पृथ्वी यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही राजवीर ने ये सुना कि पृथ्वी प्रिशा के कमरे में है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो बिना पूरी बात जाने प्रिशा के कमरे की तरफ बढ़ गया और एक जोर की लात मारकर उसके प्रिशा के रूम का डोर खोल दिया। डोर खुलने की आवाज इतनी तेज थी कि प्रिशा और पृथ्वी दोनों की ही नींद खुल गई। राजवीर ने जब पृथ्वी को सोफे पर बैठे देखा तो उसने आगे बढ़ पृथ्वी को उसकी कॉलर से पकड़ लिया और बोला, कहा था ना तुझे मैंने, मेरी बहन से दूर रहना। इससे आगे वो कुछ बोलता कि प्रिशा जल्दी से उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई और राजवीर को पृथ्वी से अलग करते हुए बोली, भाई जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को विला की लाइट्स चली गई थी। आपको पता है कि मुझे नेक्टोफोबिया है। मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ही मिस्टर राठौड़ को यहाँ रुकने के लिए बोला था। प्रिशा ने ये सारी बात राजवीर को एक ही सांस में बोल दी थी। राजवीर का गुस्सा प्रिशा की बात सुन थोड़ा शांत हुआ और उसने पृथ्वी की तरफ देखकर बोला, थैंक यू प्रिशा की हेल्प करने के लिए। पृथ्वी का ध्यान इस वक्त सिर्फ प्रिशा पर ही था, जिसके आंखों में वो अपने लिए डर देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने राजवीर की तरफ देखकर बोला, इसमें थैंक यू की क्या बात है राजवीर? तुम्हारी बहन मतलब मेरी से आगे बोलते हुए उसके शब्द उसकी जुबान पर ही रुक गए। प्रिशा और राजवीर दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। तभी अपनी बात को पूरी करते हुए वो बोला, मेरा मतलब तुम्हारी बहन मेरी जिम्मेदारी। तुम घर पर थे नहीं तो मैं प्रिशा जी को कैसे अकेले छोड़ देता। राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया
और फिर दोनों प्रिशा के रूम से चले गए। इधर प्रिशा ने एक नजर जाते हुए पृथ्वी की तरफ देखा और बोली, यू आर सो डम मिस्टर राठौर, और हंस दी। इधर अर्पिता जब वॉशरूम से बाहर आई तो यश उसे रूम में नहीं दिखाई दिया। उसने अपने कपड़े चेंज करे और नीचे हॉल में आ गई, लेकिन उसे हॉल में भी यश दिखाई नहीं दिया। उसने बाहर गार्डन में भी यश को देखा पर वो वहां भी नहीं था। अर्पिता ने गार्डन में फूलों को पानी दे रहे माली से यश के बारे में पूछा तो उसे पता लगा कि यश तो काफी देर पहले ही अपनी जीप लेकर चला गया है। हैश हैश हैश, कहाँ गया होगा यश, और क्या पृथ्वी और प्रिशा की पनप रही है फीलिंग एक दूसरे के लिए? जानेंगे अगली कड़ी में। एपिसोड 37 गद्दार कौन। इस वक्त एक रूम में यश दीवार की तरफ अपना चेहरा किए हुए खड़ा था। वही ठीक उसके पीछे कुणाल और पारस खड़े थे और वही उनके सामने एक बड़े से टेबल पर दो आदमियों की डेड बॉडी पड़ी थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बुधिया और राका ही थे जिन्हें इलीगल हथियारों के साथ यश ने अपनी कस्टडी में लिया था। यश ने बेहद ही गुस्से से दीवार पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? इन्हें तो हमने इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखा था, फिर ये दोनों मर कैसे सकते हैं? कुणाल, जिसके हाथ में इस वक्त उन दोनों आदमियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसने उसे यश की तरफ देते हुए बोला, ये इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें इनके मौत की वजह पॉइजन लिखी गई है। इनके खाने में इन्हें पॉइजन मिलाकर दिया गया है। यश ने कुणाल के हाथों से वो रिपोर्ट ली और उसे टेबल पर पटकते हुए बोला, हम अपने मिशन के कामयाब होने के इतने करीब थे, एक छोटी सी लापरवाही और सब कुछ बर्बाद हो गया। पारस, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है, पता लगाओ कि कौन हमारे बीच गद्दार बनकर बैठा है। पारस ने यश को सैल्यूट करते हुए जय हिंद बोला और वो उस रूम से निकल गया। इधर अर्पिता अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर अपने रूम में आ चुकी थी। इस वक्त वो बेड पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठे हुए अपनी आगे की स्टडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। अर्पिता की पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी, वो अब अपना जीआरएफ निकालना चाहती थी। बस उसी की ही डिटेल्स वो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। वो इस वक्त अपने काम में इतना बिजी थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि यश कब उसके साइड में आकर बैठ गया। यश ने अपने ठंडे हाथ अर्पिता की साड़ी से झलक रहे उसके पेट पर रख दिए। अर्पिता यूं किसी के एकदम से उसे छूने पर डर गई और एक झटके में बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने सामने यश को देखा तो अपने सीने पर हाथ रख एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यश का ध्यान इस वक्त अर्पिता के क्लीवेज पर था, जो उसके झटके से उठने की वजह से उसकी साड़ी के नीचे खिसकने से उसके सामने विजिबल हो रहे थे। यश ने अर्पिता की तरफ आते हुए बोला, तो मेजर यश सिंह राठौर की बीवी इतनी भी अलर्ट नहीं है कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके रूम में आकर उसके बगल में बैठा है। ये बात तो ठीक नहीं है, आपको इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए मिसेज राठौर। अर्पिता ने यश की नजरों को अपने क्लीवेज पर देखते हुए पाया तो उसने झट से अपनी साड़ी के पल्लू को सही किया और बोली, यश, अब आप बिना किसी आवाज के चुपचाप रूम में आ गए। मुझे क्या पता था, मैं तो अपने काम में बिजी थी। और वैसे आप सुबह मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? यश ने अर्पिता को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया और उसके साड़ी के पल्लू को गिरा कर बोला, बीबी, अभी बातें नहीं, एक्शन करने का टाइम है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पता। अर्पिता ने उससे अलग होते हुए बोला, यश प्लीज अभी नहीं, थोड़ा समझिए। उसकी बात सुन यश ने अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, क्या समझना है? और उसकी नेक पर अपनी बेहद को रब करते हुए उसके हेयर को स्मेल करने लगा। अर्पिता ने एक बार फिर से यश को खुद से दूर करते हुए बोला, मेजर साहब समझिए, आप अब 5 दिनों तक मेरे करीब नहीं आ सकते। यश अर्पिता को नासमझी से देखते हुए बोला, क्यों नहीं आ सकता मैं तुम्हारे करीब 5 दिनों तक? अर्पिता ने यश की बात सुन अपने माथे पर अपना हाथ मारते हुए बोला, ओह गॉड, आप भी ना यश, आपको कुछ भी नहीं पता, आई एम इन माई पीरियड्स, इसलिए अब 5 दिनों तक आप कोई शरारत नहीं करेंगे। यश ने एक लंबी सांस ली और अर्पिता को आंख मारते हुए और अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कर सकती हो ना। अर्पिता का मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह गया और वो यश की तरफ देखकर बोली, नो वे, कभी नहीं, और भागकर रूम से बाहर निकल गई। यश अर्पिता को यूं भागते देख बस उसका नाम लेते ही रह गया, अर्पिता अर्पिता, और उसके पीछे वो भी उस रूम से निकल बाहर आ गया। लेकिन तभी उसके बंगलों का सिक्योरिटी गार्ड भागकर अंदर आया और यश को देखते हुए बोला, सर, कोई अंदर आने की जिद कर रहा है, क्या मैं उसे अंदर ले आयो? यश जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और बोला, किससे मिलना है उसे? तभी वो गार्ड यश से नजरें चुराते हुए बोला, वो सर, वो मैडम से मिलना चाहते हैं। यश ने अपने कदम बाहर गेट की तरफ बढ़ा दिए तो उसे अपने सामने करण खड़ा हुआ दिखाई दिया। करण को देख यश ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और बाहर गेट के पास आकर खड़ा हो गया।
करण एक ब्लू बिजनेस सूट पहने और अपने दोनों हाथों को अपनी पेंट की पॉकेट में डाले हुए बिल्कुल शांत होकर खड़ा था। यश का तो करण को देख खून उबाल मारने लगा था। करण ने यश की तरफ देखकर बोला, क्या बात है मिस्टर यश, क्या आप अपने मेहमानों को यूं ही गेट के बाहर खड़ा रखते हैं? यश जो अभी बेहद गुस्से में था, उसे करण की बात सुन और गुस्सा आने लगा था। तभी वहां अर्पिता ने आते हुए करण की तरफ देखा और जल्दी से गेट के पास चली गई और करण का हाथ पकड़ उसे गेट से अंदर लाते हुए बोली, करण तुम कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, कितनी धूप है बाहर। करण ने जैसे ही अर्पिता को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगा। अर्पिता ने जब यश की तरफ देखा तो यश को इतने ज्यादा गुस्से में देख वो थोड़ा डर गई। तभी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसका ध्यान अपने हाथ पर गया जिसमें करण का हाथ था। अर्पिता को समझते देर नहीं लगी कि यश के गुस्से के पीछे का क्या कारण है। उसने जल्दी से अपना हाथ करण के हाथ से छुड़ा लिया और एक टेढ़ी निगाह यश की तरफ देखकर वो अंदर हाल में आ गई। हैश हैश हैश, क्यों आया है करण अर्पिता से मिलने और किसने मारा था उन आदमियों को? जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू। एपिसोड 38 में आपकी हूँ। यश करण के आने से खुश नहीं था, लेकिन वो अर्पिता के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अर्पिता के पीछे ही करण भी हाल में आया और उसके कहने पर सोफे पर बैठ गया। यश भी ठीक करण के सामने ही सोफे पर बैठे हुए था और यश के बगल में ही अर्पिता। थोड़ी ही देर में मीरा सभी के लिए पीने के लिए चाय और खाने में कुछ स्नैक्स लेकर आई। करण ने अर्पिता और यश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े एक बैग को अर्पिता की तरफ देते हुए बोला, अर्पिता मैंने यही जयपुर में अपने लिए एक विला लिया है, जिसके लिए मैंने आज शाम को पार्टी रखी है अपने न्यू विला में। बस उसी का ही इनविटेशन में तुम दोनों को देने आया था। अर्पिता ने यश की तरफ एक नजर देखा और करण के हाथ से वो बैग ले लिया। करण ने यश की तरफ देखकर बोला, आई होप मिस्टर राठौड़ आप आज की पार्टी में अर्पिता को लेकर आए। मैं आप दोनों का वेट करूंगा। यश ने एक अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए करण को जवाब देते हुए बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं आज शाम आपकी पार्टी में अपनी वाइफ के साथ जरूर आऊंगा। अर्पिता यश और करण के बीच के तनाव को अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से थोड़ा नीचे झुक टेबल पर से चाय की ट्रे उठाकर करण को उसमें से चाय देती है। करण चाय का कप अपने हाथ में ले लेता है। वैसे ही झुके हुए अर्पिता यश की तरफ भी चाय का कप बढ़ा देती है। अर्पिता जब यश को चाय दे रही थी तो उस वक्त उसकी पीठ करण की तरफ थी और उसके थोड़े झुके होने की वजह से अर्पिता के बाल आगे की तरफ हो गए थे, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ करण को साफ दिखाई दे रही थी। करण की नजर जैसे ही अर्पिता की पीठ पर गई तो उसके हाथ की पकड़ कप पर कस गई। करण ने अपने हाथ में पकड़े कप पर इतना जोर दे दिया था कि वो कप उसके हाथ में ही टूट गया और चाय उसके हाथ और कपड़ों पर गिर गई। अर्पिता ने जल्दी से मीरा को आवाज देकर बुलाया और करण के हाथ से कप ले लिया। अर्पिता ने टिश्यू पेपर करण की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन करण ने अर्पिता और यश को बाय बोला और सोफे से उठकर वहां से चला गया। करण इतनी जल्दी में वहां से निकला था कि अर्पिता बस उसे इतना ही बोल पाई थी कि कपड़े साफ। वो अपनी बात पूरी करती कि इससे पहले ही वो वहां से जा चुका था। यश अपनी आंखें छोटी करते हुए करण को जाते देखता रहा। करण इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन किसी बात को सोच सोच कर उसका दिमाग गुस्से से फटता जा रहा था। तभी उसने अपनी कार की ब्रेक लगाई और जोर से एक पंच स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए बोला, अर्पिता तुम कैसे किसी और की हो गई? कैसे? दरअसल अर्पिता जब यश को चाय दे रही थी तब करण की नजर अर्पिता के पीठ पर बने दांतों के निशानों पर पड़ गई थी, जो थोड़े लाल थे। उन निशानों को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इन्हें बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। करण ने अपने हाथ को कार की विंडो पर जोर से मारा, जी से उसकी विंडो का कांच टूट गया और उसके हाथ में भी कुछ कांच के टुकड़े चुभ गए, लेकिन अभी उसे अपने हाथ का दर्द कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके जहन में बार बार अर्पिता उसे यश की बाहों में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों की वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। करण ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया और उसके सामने अर्पिता का चेहरा घूम गया। उसने अपनी आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप से ही बोलते हुए बोला, मैं तुमसे दूर इसलिए गया था कि मैं तुम्हारे काबिल बनकर वापस आई हूँ और तुम्हारे पापा से हक से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तुम्हें छूने, तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा था। अर्पिता तुम कैसे यश के इतने करीब चली गई? कैसे? अर्पिता तुम सिर्फ मेरी हो। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब की बार मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और अगले ही पल अपनी कार स्टार्ट कर वो अपने विला की तरफ निकल गया। इधर अर्पिता अपने रूम में बैठे हुए करण का इनविटेशन कार्ड देख रही थी। ठीक उसके सामने एक बेहद ही स्टाइलिश रेड डिजाइनर साड़ी रखी हुई थी। यश बालकनी के बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्पिता ने जैसे ही यश को रूम में अंदर आते हुए देखा, उसने जल्दी से साड़ी को वापस बैग में रख दिया,
लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार ही गई, क्योंकि यश ने पहले ही अर्पिता के हाथ में साड़ी को देख लिया था। यश आगे बढ़ा और अर्पिता के हाथ से बैग लेकर उसने बैग को बेड पर उल्ट दिया, जिस वजह से वो साड़ी बेड पर गिर गई। यश ने देखा कि अर्पिता अपने हाथों में कुछ छुपा रही है, तो उसने अर्पिता के हाथ को उसकी कमर के पीछे से पकड़े हुए उसके हाथ से एक छोटा सा कार्ड ले लिया, जिस पर एक मैसेज था, जो इस तरह था, आज की ये खूबसूरत शाम उस एक खास इंसान के नाम जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई होप तुम्हें मेरा दिया गया गिफ्ट पसंद आएगा। और आखिर में था करण का नाम। मैसेज पढ़ते ही यश के माथे पर बल पड़ गए और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। यश ने उस कार्ड को अपने हाथ से बुरी तरह मसल कर फर्श पर फेंक दिया। अर्पिता जानती थी कि यश उसको लेकर कितना पॉजेसिव है। अर्पिता के माथे पर डर के मारे पसीने आने लगे थे। यश ने अगले ही पल वो साड़ी उठाए और जैसे ही वो उसे फाड़ने को हुआ कि अर्पिता ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया। उसे इस वक्त उससे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके यश की तरफ देख रही थी। अर्पिता ने यश के दोनों हाथों को पकड़ अपनी नजरें नीची करते हुए बोला, यश मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। ना आपसे पहले कोई था और ना आपके बाद कोई होगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? अर्पिता की बातें सुन यश के हाथों से वो साड़ी छूट गई और उसका गुस्सा मानो हवा ही हो गया। उसने अर्पिता को अपने सीने में छुपा लिया और उसके सिर को चूमते हुए बोला, हाँ अर्पिता मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम इसे सोचती हो। यहाँ लोग अक्सर दो चेहरे लिए घूमते हैं। तुम कभी जान ही नहीं सकोगी कि सामने वाले के मन में क्या है। अर्पिता ने अपनी गर्दन उठा यश की ओर देखा और बोली, यश आप है ना इन सब के लिए, तो मुझे क्या फिक्र किसी चीज की। और वापस उसने अपना मुंह यश के सीने में छुपा लिया। हैश 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 आगे कहानी में क्या होगा जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट के लिए। थैंक यू स्माइलिंग फेस। एपिसोड 39 पार्टी नाइट। शाम का वक्त। अर्पिता अपने कमरे में करण की पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। वी उसी के पीछे खड़ी मीरा अर्पिता को तैयार करने में उसकी हेल्प कर रही थी। अर्पिता ने आज यश के लिए ब्लू कलर 3 पीस पार्टी वेयर सूट निकाल कर रखा हुआ था। वी यश इस वक्त अपने बंगलों में ही बने ऑफिस में पारस और कुणाल के साथ बैठकर कुछ इंपोर्टेंट बात कर रहा था। अर्पिता के फोन पर प्रिशा की वीडियो कॉल आ रही थी। अर्पिता ने कॉल पिक कर प्रिशा की तरफ देखा तो प्रिशा के हाथ में इस वक्त 2 ड्रेसेज थी, एक लाइट पिंक गाउन और दूसरा था स्काई ब्लू गाउन। प्रिशा ने अपनी ड्रेसेज अर्पिता को दिखाते हुए बोला, अर्पी बताना आज शाम की पार्टी में क्या पहनूं। अर्पिता ने उसके लिए लाइट पिंक गाउन सजेस्ट किया और बोली, प्रिशा वैसे तू कब से अपने कपड़ों पर ध्यान देने लग गई, तू तो कभी अपने कपड़ों को लेकर इतना नहीं सोचती थी। प्रिशा अर्पिता की बात सुन थोड़ा झेप गई और बोली, अर्पी कैसी बहन है तू मेरी, पहले बोलती थी कि खुद पर ध्यान दो और अब जब मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ तो तू ऐसे मुझे छेड़ रही है। अर्पिता को प्रिशा की बात पर हंसी आ गई और वो बोली, अच्छा सॉरी बाबा, गलती हो गई, अब तू जल्दी से रेडी हो जा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। प्रिशा ने अर्पिता की तरफ देखकर एक स्माइल करी और ठीक है बोलकर कॉल कट कर दी। वी प्रिशा भी ये देख पा रही थी कि वो अब खुद पर ध्यान देने लगी है। वो यूं ही काफी देर अपने आप को मिरर के सामने खड़ी देखती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार पृथ्वी का चेहरा आ रहा था। पृथ्वी का ख्याल आते ही प्रिशा के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसी फीलिंग्स है, मुझे ये बेवजह किस बात की इतनी खुशी हो रही है, मुझे गाल क्यों शर्म से लाल हो रहे हैं। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। इधर अर्पिता अब तक रेडी हो चुकी थी। वो इस वक्त अपने रूम में अकेली मिरर के सामने खड़ी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी यश की नजर रूम में आते हुए अर्पिता पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अर्पिता डार्क ब्लू कलर की नेट की साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। पल भर के लिए यश उसमें खोसा गया, फिर आगे बढ़ उसने अर्पिता को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, थैंक यू अर्पिता मेरी जिंदगी में आने के लिए। वी अर्पिता मिरर में यश की आंखों में देखते हुए बोली, क्या बात है मेजर साहब, आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको मुझ पर। इस पर यश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो अर्पिता को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम पर तो मुझे हर वक्त प्यार आता है, कहो तो अभी प्यार करके दिखाओ। अर्पिता ने यश को खुद से दूर किया और उसके हाथ में उसके कपड़े थमाते हुए बोली, अभी मुझे कुछ नहीं देखना, आपको तो बस जरा सा बोलने की देर होती है, जनाब तो हर वक्त मूड में ही रहते हैं। अभी चलिए और जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाए, मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ। ऐसा बोल अर्पिता रूम से बाहर चली गई और वही यश शावर लेने वॉशरूम। अमर सिंह भी सुनीता और प्रिशा के साथ करण के विला पहुंच चुके थे। वी अर्पिता नीचे हाल में बैठी यश का वेट कर रही थी। तभी यश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। अर्पिता ने जब यश की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ देखती ही रह गई। लंबी चौड़ी कद काठी और चेहरे पर एक अलग ही रोब और कसा हुआ शरीर, यश का ऑरा अलग ही था।
यश ने अर्पिता के पास आते हुए उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गई आप बीबी जी? अर्पिता अपने सेंस में आते हुए यश की तरफ देखते हुए उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बस आप में। वही डाइनिंग टेबल के पास खड़ी मीरा उन दोनों को देखकर खुश होते हुए बोली, हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बना कर रखना, इन्हें किसी की नजर न लगे। यश ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार में बैठा कर करण के विला की तरफ निकल गया। इधर करण के विला में काफी लोग मौजूद थे। 200 एकड़ में फैला हुआ करण का विला बेहद आलीशान था। पार्टी में जय और जगदीश जी भी केतकी और शीतल जी और आंचल के साथ आए थे। उन्हें यश के चाचा ने ही बुलाया था। इस पार्टी में नागेंद्र भी रघुवेंद्र, पृथ्वी, शौर्य और संध्या जी के साथ आया था, क्योंकि इनका बिजनेस राजवीर के साथ था और करण भी अपने संगमरमर के बिजनेस को फैलाना चाहता था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था और ये पार्टी उसके लिए एक अच्छा मौका थी। प्रिशा सुनीता जी के साथ बैठे हुई थी। उस पर लाइट पिंक गाउन बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पहली बार था जब प्रिशा ने हल्का सा मेकअप किया था। वो देखने में किसी डोल की तरह लग रही थी, बहुत ही प्यारी। उसके गोरे रंग पर वो गाउन खिल रहा था। आंचल ने व्हाइट कलर का जरी के काम वाला अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। हल्का सा टचअप, कानों में सिल्वर झुमके और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी, आंखों में काजल। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इधर शौर्य की नजर काफी देर से सिर्फ आंचल पर ही टिकी हुई थी। आंचल ने एक बार भी शौर्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, और वो देखती भी क्यों? शौर्य ने उसके साथ जो हरकत की थी, उस वजह से आंचल बहुत ज्यादा हट हुई थी। वो शौर्य को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। इधर पृथ्वी की नजर जब प्रिशा पर पड़ी, तो वो तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। प्रिशा का ये रूप जो उसके सामने था, वो बिल्कुल ही अलग था। वो अपनी पलके बिना झपकाए बस प्रिशा को ही देखे जा रहा था। इधर नागेंद्र की नजर जब केतकी पर पड़ी, तो वो उसकी तरफ देखकर अपने मन ही मन खुद से बोला, आज भी तुझ में बात है जिसका मैं एक समय पर दीवाना होता था। फिर उसने एक नजर जगदीश जी पर दी और अपने हाथ की मुट्ठी भींचकर बोला, तेरा धोखा मैं कभी माफ नहीं करूंगा जगदीश। तब तो मैंने सिर्फ तेरे बापू को छीना था, लेकिन अब तो मैं तुझे ऐसे बर्बाद करूंगा कि तू कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फिर उसकी नजर केतकी के पास खड़ी आंचल पर गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। इधर करण की नजरें कब से मेन गेट पर ही थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अर्पिता का ही इंतजार था। हैश हैश हैश, कहीं है नाराजगी तो कहीं हो रही प्यार की शुरुआत। कैसी रहेगी सबकी मुलाकात, और आखिर क्या चल रहा है नागेंद्र के दिमाग में, जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू स्माइलिंग फेस। एपिसोड 40, प्यार है तुमसे हद से भी ज्यादा। इस वक्त करण के विला में सभी पार्टी में मौजूद थे। जहां किसी की आंखों में थी एक दूसरे के लिए नाराजगी, तो भी किसी के दिलों में पनप रहे थे एक दूसरे के लिए जज्बात। अब आगे करण की बेचैन नजरें सिर्फ और सिर्फ अर्पिता के इंतजार में बार बार बाहर एंट्रेंस की तरफ ही जा रही थी। रघुवेंद्र ने जब अपने बेटे नागेंद्र को केतकी की तरफ देखते हुए देखा, तो उन्होंने आगे बढ़ उसके कान में धीरे से बोला, अरे कुछ तो शर्म कर ले बेशर्म आदमी। बुढ़ा हो गया है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज को नहीं आता तू। अरे वह थारी बहू लागे से, जिसने तू ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है। अपनी लुगाई की कदर किया कर, जो थारे जैसे छोटे सांड के साथ निभा रही है अब तक। अपने बारे में ऐसी बातें सुन नागेंद्र ने एक नजर रघुवेंद्र जी की तरफ देखा और बोला, बापू सा आप तो माने कुछ समझियो मती ना। वो तो आपको डिस्क प्रॉब्लम से, वरना कौन कितना बेशरम से मैं अच्छी तरह से जानू सू। नागेंद्र के मुंह से अपने बारे में ऐसी बात सुन रघुवेंद्र जी झेपते हुए बोले, बकवास बंद कर अपना और जाकर शिखावत से बात कर। कब से हम उसने अपने साथ काम करने को मना रही है, लेकिन को मानता कोई ना। आज मौका अच्छा है, वो इच हमारे सामने ही है, जा कैसे भी करके उसे मनाने की कोशिश कर। नागेंद्र ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और वो अपने टेबल से उठकर चला गया। इधर आंचल जब जूस पीने लगी, तो गलती से उसकी ड्रेस में थोड़ा सा जूस गिर गया, जिस वजह से वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आंचल वॉशरूम से अपने कपड़े साफ करके आने लगी कि तभी किसी ने उस वॉशरूम का गेट लॉक कर दिया। आंचल जो अपने गीले सूट को कपड़े से साफ करते हुए डोर की तरफ ही जा रही थी, वो एकदम से डोर बंद होने की आवाज से अपना मुंह ऊपर सामने दरवाजे की तरफ देखने लगी, तो इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शौर्य खड़ा था। आंचल ने जब शौर्य को अपने सामने खड़े देखा, तो वो उसको इग्नोर कर उसकी साइड से जाते हुए वॉशरूम की डोर को ओपन करने लगी, लेकिन तभी शौर्य ने उसे उसकी बाजू से पकड़ अपने करीब खींच लिया और बोला, अब क्या इतना नाराज हो तुम मुझसे कि एक नजर उठाकर मुझे देखना भी नहीं चाहती? मैं मानता हूँ आंचल कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करता। तुमने जब मुझसे दूर जाने की बात कही तब मैं मानो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कैसे तुम्हें खुद से दूर जाने से रोको। तभी आंचल उसकी बात को काटते हुए बोली, इसलिए तुमने बिना सोचे समझे मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए।
तुम लड़कों को क्या लगता है कि अगर तुम एक बार किसी लड़की की अपने करीब कर लोगे तो वो तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं? हाँ, नहीं, तुमको लगता है कि तुम अगर किसी पर अपना हक जमाना चाहते हो तो उस पर अपना अधिकार जमाने का ये तरीका है। बस करो शौर्य, तुम मेरी नजरों से उस दिन ही उतर गए थे। अब मैं तुम्हें कभी वापस से वो जगह अपनी जिंदगी में नहीं दे सकती जो जगह मेरी जिंदगी में पहले तुम्हारी थी। ऐसा बोल आंचल ने वॉशरूम का डोर ओपन किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने अपने दोनों हाथ से वॉश बेसिन को पकड़ा और अपना चेहरा नीचे किए वो वॉश बेसिन में देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे जो ये बयां कर रहे थे कि वो आंचल को किस हद तक प्यार करता है। वही अर्पिता और यश अब करण की पार्टी में आ चुके थे। उन दोनों को देख वहां खड़े हर किसी की आंखें सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पर ही जाकर रुक जा रही थी। और रुकती भी क्यों ना, उन दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही थी। यश और अर्पिता दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उन दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। यश की नजर जब अपने जय और जगदीश जी पर पड़ी जो अपने साथ खड़े कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे। यश ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और वो उसे शीतल और केतकी जी के पास ले गया जहां उनके साथ सुनीता जी भी थी। उन सभी की नजर जब यश और अर्पिता पर पड़ी तो उन सबके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अर्पिता ने आगे बढ़ केतकी और शीतल जी के पैर छूकर उनके गले से लग गई। फिर सुनीता जी को गले लगाकर वो प्रशा की तरफ बढ़ गई। इधर यश आकर अपने चाचा और पापा के पास आकर खड़ा हो गया। पार्टी बेहद ही शानदार थी। खाने के लिए बहुत सी अलग अलग डिशेस और धीरे धीरे बजता म्यूजिक उस पार्टी के माहौल को और भी ज्यादा हसीन बना रहा था। करण की नजर जब अर्पिता की तरफ गई तो उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि अर्पिता ने इस वक्त वो साड़ी नहीं पहनी थी जो उसने उसे गिफ्ट करी थी। इस वक्त वो डार्क ब्लू कलर की साड़ी में थी। करण को ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि अर्पिता ने उसके गिफ्ट में दी गई साड़ी को नहीं पहना है। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसका क्या ही हक था अर्पिता पर कि वो जाकर उससे पूछे कि उसने आज उसका दिया हुआ गिफ्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। करण ने एक ही घूंट में अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को खत्म किया और अर्पिता की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। विप्रशा और पृथ्वी की नजरें बार बार एक दूसरे से जा मिलती और वो दोनों बार बार अपनी नजरें एक दूसरे से हटा लेते। प्रशा और पृथ्वी दोनों के ही दिल इस वक्त एक दूसरे के लिए बेकरार थे। लेकिन उन दोनों में से पहल कौन करेगा, बस इस बात की ही देरी थी। प्रशा ने एक बार पृथ्वी की तरफ देखा जिसने ग्रे शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहने हुई थी जिसमें पृथ्वी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन एक चीज जो प्रशा को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो था उसका घबराया हुआ चेहरा जिसमें उसे पृथ्वी बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके फेस के ऐसे एक्सप्रेशन देख प्रशा अपने मन ही मन बोली, चल प्रशा, तुझे खुद ही चलकर बात करनी होगी। अगर तू इस लल्लू राम के भरोसे रही तो ये तो बस ऐसे ही घबराते हुए रह जाएगा और तू कुंवारी बैठी रह जाएगी। हैश हैश हैश। आगे कहानी में क्या होगा जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू स्माइलिंग फेस।